है द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। सो अगर डेप्थ एक जैसी हो तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम हैवीएस्ट माना जाएगा। इफ P is the pitch of rivets and D is the gross dia of rivets, the tearing efficiency of joint is equal to। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है P माइनस डी अपॉन P, और जो बेसिक फार्मूला होता है एफिशिएंसी का वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का रेशियो। एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसे अचीव करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन पे होल कम होने चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन यानी वीक सेक्शन। मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट्स सेल नॉट बी लेस देन 2.5 डी से कम नहीं होना चाहिए, और डी यहाँ पर नॉमिनल डाया है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायामीटर एंड नॉमिनल डायामीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 डायामीटर इज। देखिए ग्रॉस और नॉमिनल के बीच में डिफरेंस होता है और इसकी दो अलग अलग कंडीशन है। अगर नॉमिनल डाया 25 तक है तो वहाँ पर 1.5 mm का इंक्रीमेंट होता है, और अगर उससे ज़्यादा है तो 2 mm का इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर अप टू 25 पूछा है, इसलिए 1.5 mm यहाँ पर सही आंसर होगा। If the thickness of plate to be connected by a rivet is 16 mm, then suitable size of rivet as per Unwin's formula will be। Unwin फार्मूला होता है जिसमें साइज निकालने के लिए 6√t किया जाता है। सो t यहाँ पर दे रखा है 16, यहाँ पर 16 पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 × 4 जो कि हो जाएगा 24। एज कम्पेयर टू फील्ड रिवेट्स द सॉफ्ट रिवेट्स आर। सॉफ्ट रिवेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस अंडर कंट्रोल होती हैं एज कम्पेयर टू फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट इज़ फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। सो ध्यान रखिएगा, जो डबल कवर बट जॉइंट होता है वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता है। देख सकते हैं डबल कवर बट जॉइंट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर बिकॉज देयर इज़ नॉन possibility of the development of bending stress and distortion of joint, और सिंगल कवर में पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अ चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है, एक वेब होता है और 2 फ्लैंज होते हैं उसमें। In a double riveted lap joint, the pitch is taken as 70 center to center and the nominal diameter of rivets is 22 mm. Find the maximum efficiency of the joint। अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, तो उसे यूज़ करने से पहले आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर नॉमिनल डाया दे रखा है और हमें ग्रॉस डाया पहले निकालना पड़ेगा। सो क्योंकि ये नॉमिनल डाया 25 से कम है जो कि 22 है, तो इसलिए यहाँ पर 1.5 का इंक्रीमेंट होगा और फिर हम ग्रॉस डाया यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। सो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 66.42%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर रिवेट और बोल्ट का कंपैरिजन दे रखा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो कि है कि बोल्ट टेम्पररी फास्टनिंग होते हैं और रिवेट्स परमानेंट फास्टनिंग। द बट वेल्ट इज स्पेसिफाइड बाय, उसका साइज हम स्पेसिफाई करते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस से। ऑप्शन ए सही होगा। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड एज कम्पेयर टू थिकनेस ऑफ प्लेट इज यूजुअली कह रखा है। देखिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि वेल्डिंग की थिकनेस ज़्यादा है प्लेट की थिकनेस से। सो ऑप्शन ए यानी कि मोर यहाँ पर सही होगा। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन इज। कंप्रेशन टेंशन अलग अलग होता है। सो कंप्रेशन के लिए होता है 12T और 200 mm, इनमें से जो भी कम होता है। इसी तरह से टेंशन में 16T और 200 mm होता है। और एक दूसरा केस है 2 एडजेसेंट रिवेट्स के लिए, वहाँ पर 32T और 300 mm में जो कम हो। T यहाँ पर थिनर प्लेट की थिकनेस होती है। तो कंप्रेशन के लिए यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा, 200 mm 12T। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ वेल्ड थ्रॉट इज अ मिनिमम डायमेंशन होती है। ऑप्शन ए। इफ़ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट प्लेट इज 10 mm देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन टेंशन विल बी टेकन एज। अभी डिस्कस किया था
सो टेंशन के लिए पूछा है यहाँ पर, तो 16T और 200 mm इन दोनों में देखेंगे जो भी कम होगा। तो T यहाँ पर 10 दे रखा है, सो ये हो जाएगा 160। T आपको 10 दे रखा है, 16T निकालेंगे, ये मिल जाएगा 160। और 160 और 200 में ऑब्वियसली 160 छोटा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। As per IS, the rolled steel T section are classified into T section 5 सीरीज में classified है, normal, wide flange, long legged, light और junior। Net area of double angle connected on both side of a gusset plate is, देखिए both side की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है कोई भी, ऑप्शन डी यानी कि सही होगा, none of these। और डबल जब साइड की बात करता है तो वहाँ पर ग्रॉस एरिया में से रिवेट्स का डिडक्शन लेस करते हैं, और जो ऑप्शन बी है वो सिंगल एंगल और पेयर ऑफ एंगल दोनों केस के लिए सही होगा। फ़र्क ये है कि के की वैल्यू बदल जाती है दोनों केसेस में। जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड वेब ऑफ अ बीम, फ्लैट बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेब है वर्टिकल में और ये फ्लैंज है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये फ्लैट कहलाएगा, नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर। रोल्ड स्टील इक्वल एंड अनइक्वल सेक्शन आर डिजाइनेटेड एज ISA फॉलोड बाय, क्या ध्यान रखा जाता है, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग, इनके बिहाफ पे किया जाता है। रोल्ड स्टील फ्लैट्स डिजाइनेटेड बाय 50 ISF 8 मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि 50 तो हो गई उसकी विड्थ और 8 हो गई उसकी थिकनेस। A steel plate is 300 mm wide and 10 mm thick. A rivet of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of plate is, फॉर्मूला होता है नेट सेक्शनल एरिया का B माइनस एन डी इंटू टी। B यहाँ पर विड्थ है 300, N यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स 1 यूज़ करेंगे, D 18 mm दे रखा है लेकिन वो नॉमिनल है, यहाँ पे ग्रॉस यूज़ करेंगे तो उसी तरह से 1.5 ऐड हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 2805। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द रिवेट्स आर ड्रिवन एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर आर नोन एज, सो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं और कई जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर भी बोला जाता है। कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स होती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स रेंज फ्रॉम 16 to 22, ये रेंज रखी जाती है इनके लिए। द साइज ऑफ रिवेट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द, जो सैंक का डाया होता है उससे हम एक्सप्रेस करते हैं बीच में, क्योंकि हेड से नहीं करते हैं और टेल से भी नहीं करते हैं, बीच वाला जो पोर्शन है उसका डाया यहाँ पे साइज रिवेट का मैटर करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू, तो शेयरिंग बेयरिंग और टेयरिंग में जो सबसे कम स्ट्रेंथ जहाँ पर होती है उसकी, उसे ही हम रिवेट की स्ट्रेंथ मानते हैं, तो इसलिए लीस्ट ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। इफ़ द सेम मेंबर ऑफ रिवेट्स आर यूज्ड इन द जॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल यील्ड हाइस्ट एफिशिएंसी, तो डायमंड रिवेटिंग में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव करेगा कोई भी पैटर्न, सो सी सही हो जाएगा। रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, वही केस है यहाँ पर भी, शेयरिंग और बेयरिंग में जो स्ट्रेंथ है इनका मिनिमम लिया जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ मिनिमम देखी जाती है। इन डिजाइनिंग अ रिवेटेड जॉइंट इट इज़ अज्यूम्ड दैट लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट्स, रिवेट होल इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट एंड फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड। सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन अ रिवेटेड जॉइंट इज डिटरमाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड रिवेट वैल्यू, यानी कि फोर्स जो यहाँ पर लिखा गया है वो लोड भी होता है कई जगहों पे, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है लोड और रिवेट वैल्यू का, उससे हम निकालते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स। द परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स PDFR एज पर IS 800 1984 इज, देखिए इसकी पूरी टेबल है एक जो आपको ध्यान रखनी है। PDFR के लिए पूछा है शेयर स्ट्रेस, सो 90 यहाँ पर सही होगा, और इसी तरह से PDSR के लिए अलग डेटा है और हैंड ड्रिवन के लिए अलग डेटा है। एक इसमें टेयरिंग स्ट्रेस भी आती है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसका जिक्र अभी आगे होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी
एक्सियल टेंशन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस ऑन द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन शैल नॉट एक्सीड। सो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.6 FY होता है। सो 0.6 टाइम्स द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। और जिसका जिक्र अभी किया था वही है ये, 150 न्यूटन पर mm² लिया जाता है जनरली। देखिए वैसे इसकी भी एक टेबल है, इसकी भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन अप टू 20 mm डाया और थिकनेस के लिए 150 तक यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 100 इज़ 60% ली जाएगी मिनिमम पिच के लिए। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। बेंडिंग के लिए ग्रॉस एरिया कंसीडर किया जाता है और टेंसाइल के लिए नेट एरिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ प्लेट इज अबाउट 154 mm²। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। सो एरिया दे रखा है यहाँ पे 1554 और टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी है, तो इसका जस्ट फॉर्मूला होता है नेट एरिया के साथ टेंसाइल स्ट्रेस की इंटू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस दे नहीं रखी है तो 150 आप जनरल यूज़ करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 233 किलो न्यूटन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज़, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो रूट में होता है I/A। ठीक, सो आई की यूनिट होती है mm⁴ और A की यूनिट होती है mm²। सो ये जब लेस होगा तो ये 2 बचेगा और क्योंकि ये रूट में है तो ओवरऑल आपको बच जाएगा mm। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और सिलेंडरनेस रेशियो की यूनिट भी पूछ लेता है कभी कभी। सो नो यूनिट होता है वहाँ पर क्योंकि वो दो सेम चीज़ों का रेशियो होता है। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग डेड लोड एंड सुपरइम्पोज्ड लोड शुड नॉट एक्सीड 180 होगा इस कंडीशन में। इस टेबल में देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है। और इसी तरह से बाकी विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए 250 हो जाता है और टेंशन मेंबर का जब केस आता है तो ये 350 हो जाता है। द सेक्शनल एरिया ऑफ अ स्ट्रट इज गिवन बाय, किससे होता है, उसी के इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया से। द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, सिलेंडरनेस रेशियो पे डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड इज यूज्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। IS 800 1984 ये डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ स्टील यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर शुड बी, स्टील की डेंसिटी है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। सो आप ध्यान रखिए 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट्स चेंज होके आ जाती हैं। और ऑप्शन सी तो सही होगा ही, एज वेल एज सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर। और किलोग्राम से न्यूटन जब कन्वर्ट करते हैं तो 10 की इंटू होती है, तो उस बिहाफ में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी जो ए ऑप्शन है इस तरह के आप खुद निकाल के देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप मेन जो डेटा है उसको याद रखिए। द डेड लोड इंक्लूड्स सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का जो अपना वेट है वो डेड लोड में आता है। अ फिलेट वेल्ड इज नोन एज अ स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड व्हेन इट्स क्रॉस सेक्शन इज, फिलेट वेल्ड का जब क्रॉस सेक्शन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, वो भी कैसा, 45 डिग्री वाला, तब वो स्टैंडर्ड माना जाता है। ये एंगल 45 में आ गए दोनों और ये ऑटोमेटिकली 90 में आ जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल। इंटरमीडिएट बट वेल्ड्स आर यूज्ड टू रजिस्ट, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इन्हें, एज वेल एज इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड को भी। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, उसके 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए। और जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो ओवरऑल लेंथ में से वेल्ड साइज का 2 गुना घटा के निकाला जाता है। इफ़ द थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर इज़ 30 mm देन मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, इसके लिए एक प्रॉपर टेबल है, यानी कि थिकर मेंबर की थिकनेस के बिहाफ में फिलेट वेल्ड की साइज़ डिटरमाइन होता है। सो अप टू 10 mm के लिए 3, 10 to 20 के लिए 5, 22 से 32 के लिए
6 और 32 से 50 के लिए 8 लिया जाता है और मैक्सिमम लिमिट 10 होती है। यहाँ पे 30 mm की बात कर रहा है, इसलिए 6 mm हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर? टाई इज अ टेंशन मेंबर, सो ऑप्शन बी सही होगा। अ स्ट्रट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। देखिए कंप्रेशन में सब्जेक्टेड होगा पहली बात तो, और डायरेक्शन जो होगी वो पैरेलल होगी, उसी के अलॉन्ग होगी, सो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। एक्सियल लोड विच इज सफिशिएंट टू कीप द कॉलम इन अ स्लाइड डिफ्लेक्टेड शेप इज कॉल्ड। किसी भी तरह का लोड हो इनमें से, क्रिटिकल, क्रिपलिंग, बकलिंग, सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेप को डिफ्लेक्ट करने के लिए, सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इन पोजिशन रिस्ट्रेंट कंडीशन ऑफ कॉलम, तो पोजिशन रिस्ट्रेंट में क्या होता है, जो किनारे हैं, जो एंड है, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑल राइट, ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब आप भी बाकी दोस्तों की तरह कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, सो ज़रूर फीडबैक दें अपना, और वीडियो अगर शेयरेबल लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। कॉल्ड क्या बोलते हैं? देखिए बैलेंस में हम न्यूट्रल एक्सिस को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज़, तो स्पेसिंग ध्यान रखिएगा, सपोर्ट्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पे हम स्पेसिंग को कम कर देते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मिनिमम नियर द सपोर्ट्स। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रेस्पेक्टिवली बिकॉज, तो क्यों होता है? देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है, कंक्रीट की क्वालिटी स्टील के कंपेयर में इतनी अच्छी नहीं होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज़ नॉट एज गुड एज दैट ऑफ स्टील। द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज़ मेनली ड्यू टू, तो बॉन्ड कैसे बनता है? प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अ reinforced concrete slab is 75 mm thick. The maximum size of reinforcement bar that can be used is of, तो कितने साइज़ की हम बार वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो स्लैब यहाँ पे दे रखी है आपकी 75 mm थिक। तो देखिए जो डायामीटर हम यूज़ कर सकते हैं बार का, वो 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लैब की थिकनेस के 1/8 से। स्लैब की थिकनेस है आपकी 75, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो उसका 1/8 निकालेंगे, वो आएगा 9.375। तो कहने का मतलब है जो बार आप यूज़ करेंगे वो 9.375 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो इससे कम आपको कितनी मिलेगी? जो अवेलेबल होती हैं वो है 8 mm डाया की बार, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। शेयर रीइंफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार, इंक्लाइंड बार, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हम वर्टिकल में भी रख सकते हैं, इंक्लाइंड में भी, और उनके कॉम्बिनेशन में भी, ठीक है। एक आरसी बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मोमेंट। डेड लोड दे रखा है 20 किलो न्यूटन मीटर, लाइव लोड है 30 और सेस्मिक लोड है 10। तो आपको डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट बताना है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। तो देखिए आपको तीनों अलग अलग केसेस में बेंडिंग मोमेंट देखना होता है। पहला डेड लोड प्लस लाइव लोड, जिसमें आपको मिलेगा जिसका फॉर्मूला होता है MU बराबर 1.5 इंटू में डेड लोड प्लस लाइव लोड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 75 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से डेड लोड और सेस्मिक लोड का आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और फिर जब तीनों का लेंगे तो उसमें आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दैट इज़ 1.2 और तीनों लोड का सम, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो मिलेगा 72 किलो न्यूटन मीटर। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा होता है वही हो जाता है हमारा डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट, यानी कि 75 किलो न्यूटन मीटर। इन तीनों में जो भी सबसे ज़्यादा होगा। आई होप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विद डी एज द इफेक्टिव डेप्थ इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर Fe415 स्टील इज़। तो इफेक्टिव डेप्थ अगर डी हो तो वहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी न्यूट्रल एक्सिस की? देखिए अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होती है, यानी कि Fe250 के लिए ये वैल्यू होती है 0.53D, Fe415 के लिए होती है 0.48D और Fe500 के लिए होती है 0.46D।
आपसे 415 का पूछा है तो ये हो जाएगा 0.48D। डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स आर रेकमेंडेड व्हेन, कब रेकमेंड करते हैं, जब द डेप्थ ऑफ बीम इज़ रेस्ट्रिक्टेड, जब जो बीम की डेप्थ है वो रेस्ट्रिक्ट होती है तब। इन अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग ग्रेविटी लोड मेन रीइंफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमेशा, ठीक है, जब वो ग्रेविटी लोड को कैरी कर रहा हो। यूजुअली स्टिफनेस ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सेटिस्फाइड इफ द रेशियो टू इट्स स्पैन टू डेप्थ डज नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अलग अलग बीम में अलग अलग रेशियो होता है स्टिफनेस को सेटिस्फाई करने के लिए। सबसे पहले स्टिफनेस क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो कि ये बताती है कि उसको बेंड करना कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग बीम में ये नंबर अलग अलग होता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो का। कैंटिलीवर में 7, सिंपली सपोर्टेड में 20 और कॉन्टिन्यूस में 26। तो आपसे सिंपली सपोर्टेड पूछा है इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। In a singly reinforced beam, maximum compressive stress in concrete and tensile stress reach their permissible stresses simultaneously. What is the section called? आसान क्वेश्चन है, बैलेंस सेक्शन होगा अगर साइमल्टेनियसली पहुंच रहा है। इन केस अगर कंप्रेशन जोन में पहले फेल हो जाता है तो इसका मतलब अंडर रीइंफोर्स्ड है, और अगर टेंशन जोन में पहले फेल हो जाता है तो ओवर रीइंफोर्स्ड कहलाएगा। माफ़ कीजिए मैंने यहाँ पर उल्टा बोल दिया है, अगर कंप्रेशन में पहले फेल होगा तो वहाँ पर ओवर रीइंफोर्स्ड कहलाएगा, और अगर टेंशन जोन में पहले फेल होता है तो अंडर रीइंफोर्स्ड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शैल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन एन आरसीसी बीम रेस्पेक्टिवली। तो देखिए बीम के केस में चाहे कंप्रेशन जोन हो या फिर टेंशन जोन हो, आपने देखा होगा 0.04 BD इसका होता है दोनों केसेस में, यानी कि 4% यहाँ पे सही होगा दोनों के लिए, 4% एंड 4%। हाउ इज़ द डिफ्लेक्शन इन आरसी बीम कंट्रोल। डिफ्लेक्शन का सीधा सीधा जो रिलेशन होता है वो होता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो से। ऑप्शन सी सही होगा, बाय कंट्रोलिंग स्पैन टू डेप्थ रेशियो। What is the adoptable maximum spacing between vertical stirrups in an RCC beam of a rectangular cross section having an effective depth of 300 mm? देखिए यहाँ पे जो है जो स्पेसिंग है वो 0.75D और 300 mm इनमें से जो भी छोटा होता है वो ली जाती है। तो 0.75D अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 225 mm, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इन नो केस शैल द स्पेसिंग एक्सीड 300 mm, इसका मतलब वही है जो मैंने अभी कहा। अगर 0.75D आपका 300 mm से ज़्यादा आ रहा है तो आप 300 mm को प्रीफर करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 225 mm। What is the modular ratio to be used in the analysis of RC beam using working stress method if the grade of concrete is M20? देखिए मॉड्यूलर रेशियो का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CVC। सिग्मा CVC क्या होता है आपका परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू अलग अलग कंक्रीट ग्रेड के लिए अलग अलग होती है। तो पहले आप इस टेबल को देखिए, यहाँ पर M20 की बात कर रखी है तो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, उसके लिए होती है वैल्यू 7। बाकियों का भी आप देख सकते हैं, जैसे आप M15 का देखिए, M30 का देखिए, इनमें तो आपको 1/3 मिलेगा एग्जैक्ट, और बाकियों में भी ऑलमोस्ट 1/3 ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए वैल्यू। और तो यहाँ पे सिग्मा CVC आपका हो जाएगा 7 और M बराबर हो जाएगा 280/3 × 7, सॉल्व करके आ जाएगा 13.3। ऑप्शन नंबर बी। इन RCC beams as the percentage area of tensile steel increases, तो क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वो भी बढ़ती है। The span to depth ratio limit is specified for the RC beam in order to ensure that, देखिए अभी जो क्वेश्चन था वो था कि डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो था स्पैन टू डेप्थ रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन को पलट दिया है, तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो किस चीज़ को इंश्योर करता है, ऑप्शन डी, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज़ बिलो अ लिमिटिंग वैल्यू। ये आपस में रिलेटेड है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ
D इज़ गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई ग्रेड नहीं दे रखा है स्टील का, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू सही हो सकती है। ऑप्शन डी सही होगा, एनी ऑफ द अबव। जो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, हर एक ग्रेड के लिए ये वैल्यू अलग अलग हो जाती है। इफ़ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज़ 140 न्यूटन पर mm², देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल बैलेंस सेक्शन यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज़। क्या होगा, देखिए XU आपका होता है 280 बाई 280 प्लस 3 सिग्मा ST और इंटू में D। तो D तो आप D रखेंगे क्योंकि दे नहीं रखा है, और सिग्मा ST होता है आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो 180 है तो वो 180 दे रखा है यहाँ पे, 140 दे रखा है, उसको आप यूज़ करेंगे तो 0.4D यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। A continuous beam is deemed to be a deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than। Continuous beam को हम deep beam कहते हैं जब ये रेशियो कितना हो, 2.5 से कम हो, ध्यान रखिएगा। In a doubly reinforced rectangular beam, the allowable stress in compression steel is क्या होती है, permissible stress से कम होती है। टेंशन जोन में जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे कम हो जाती है। द लीवर आर्म इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज इक्वल टू, तो देखिए लीवर आर्म आपने देखा होगा D-N/3 होता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 दोनों के अपॉन में हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3D-N/3, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए पे क्लिक ना कर दी जल्दबाजी में, ठीक है। द साइड फेस रीइंफोर्समेंट इफ़ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी, कितना होता है वेब एरिया का 0.1%। डेटा है, याद रखना है। डीप बीम्स आर डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम डीप बीम्स बनाते हैं। मिनिमम क्लियर कवर टू द मेन स्टील बार्स इन स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग रेस्पेक्टिवली आर, कितने होते हैं, स्लैब के लिए होता है 15, बीम के लिए होता है 25, कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए 75। Beam sections are designed in accordance with LSM and as compared to WSM will have, क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड में जो बीम होते हैं उनकी डेप्थ कम होती है और रेनफोर्समेंट उनमें ज़्यादा लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी। If the depth of actual neutral axis in a beam is more than the depth of critical neutral axis, the beam is called। एक्चुअल अगर क्रिटिकल से ज़्यादा है तो होगा आपका ओवर, ठीक है। दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा आपका बैलेंस, और अंडर में क्या होता है, जो एक्चुअल है वो क्रिटिकल से छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको ध्यान रखिएगा आप। फॉर अ कंटिन्यूस स्लैब ऑफ 3 बाई 3.5 मीटर साइज, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज़। देखिए अलग अलग स्लैब के लिए ये रेशियो अलग अलग होता है। तो कंटिन्यूस की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे L/D लेस देन और इक्वल टू 32। L होती है आपकी शॉर्ट स्पान। शॉर्ट स्पान यहाँ पे अगर 3 बाई 3.5 दे रखा है, शॉर्ट आपका कितना हो गया 3, और mm में लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो 3000 यूज़ करेंगे कैपिटल L की जगह पे, और इससे D आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.37, ठीक है। तो 9.37 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग माइल्ड स्टील इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, तो माइल्ड स्टील के लिए स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है वो 0.15% से कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम है। और HYSD के लिए 0.12% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि FE415 और FE450 आपके इसमें आ गए, ठीक है। FE500 सॉरी। In the reinforced concrete slab, the spacing between main reinforcement should not exceed, तो कितना होता है 3D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मेन की बात कर रहा है, देख लीजिए अगर मेन की बात करेगा तो 3D और 300 mm इनमें से जो छोटा होगा वही लेंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो 5D और 300 mm में जो छोटा होगा उसे लेंगे। लीवर आर्म कांस्टेंट इज डिटरमिन्ड बाय, तो लीवर आर्म कांस्टेंट आपका 1 - K/3 होता है, जिसमें K क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, किस चीज़ की वजह से आता है, टेंशन फेलियर की वजह से। स्पेसिंग ऑफ शेयर स्ट्रप्स इन रेक्टेंगुलर बीम इज, तो स्पेसिंग देखिए शेयर स्ट्रप्स की कॉर्नर में ज़्यादा होती है, और नहीं कॉर्नर में कम होती है और मिड में ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है
देखिए जहाँ पर शेयर फोर्स ज़्यादा होता है, जैसे आपका बीम होगा नॉर्मल कोई भी, ठीक है, तो शेयर फोर्स आपका कॉर्नर पे ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग कम रखी जाती है, ठीक। और मिड में शेयर फोर्स कम होने की वजह से स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंक्रीज टूवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पैन। जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जाते हैं तो स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट इज अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शन डी सही होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इन दोनों चीज़ों का फंक्शन होता है। द स्लैब इज डिजाइंड एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन इज, देखिए अगर लॉन्गर स्पैन टू शॉर्ट स्पैन ग्रेटर देन 2 है तो आपका वन वे होता है, इक्वल टू 2 है तब भी वन वे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन और इक्वल टू इसमें आपका वन वे हो जाएगा, और अगर लेस देन है, 2 से कम है, तो आपका 2 वे हो जाएगा यहाँ पर। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एज पर IS कोड रिकमेंडेशन इज, कितना होता है, M30 होता है, और RCC स्ट्रक्चर के लिए M20। हाफ ऑफ द मेन स्टील इज इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज बेंट अप near the support at a distance of x from the center of slab। तो x आपको डिस्टेंस बतानी है, तो देखिए L/7 होता है यहाँ पर, ये आपका कोई बीम है अगर नॉर्मल, तो ये अगर आपका कोई 7 मीटर का स्पैन है सपोज, तो आप क्या करेंगे, कॉर्न सपोर्ट से 1 मीटर की डिस्टेंस पे मेन रिइंफोर्समेंट को बैंड करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है L/7 यहाँ पे सही आंसर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इज़ गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर FM प्लस 1.64S। FM होता है आपका मेन लोड, मीन लोड, और S होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रीइंफोर्समेंट ओनली एट बॉटम टेंड्स टू, तो डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिज़ाइन ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बाय LSM डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ की कैरेक्टरिस्टिक पे भी, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पे भी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। द न्यूट्रल एक्सिस इन अ टी बीम सेक्शन फॉल्स, तो विद इन द फ्लैंज, आउटसाइड द फ्लैंज, दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, इधर ए और बी। कहने का मतलब है जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज में भी आ सकती है और फ्लैंज से बाहर भी आ सकती है, ठीक है। A T-beam behaves like a rectangular beam of width equal to its flange if neutral axis, तो neutral axis आपकी क्या होगी, जब remains within the flange होगी, flange के अंदर होगी, तब वो rectangular beam की तरह behave करेगा। The splicing of reinforcement bar in RC beam can be done at a section where, कहाँ पे डन होगी, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम होगा, ठीक है, किससे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के आधे से। When a vertical member is carrying mainly axial load it is termed as a, तो क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, और अगर इंक्लाइन लोड आएगा तो स्ट्रट कहलाता है। The relationship between stress strain distribution in concrete is assumed to be, तो पैराबोलिक होता है। RCC slab under mild exposure condition having main longitudinal tensile reinforcement of dia 12 mm then minimum allowable nominal cover, nominal cover पूछा है आपसे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में। देखिए ये डेटा आपको ध्यान रखना है, अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए नॉमिनल कवर होता है अलग अलग, ठीक है। माइल्ड का आपसे पूछा है 20 होगा, और नीचे आपको कंडीशन दिख रही होंगी, तो पहली कंडीशन आप देखेंगे, अगर मेन रिइंफोर्समेंट 12 mm तक है, मेन रिइंफोर्समेंट का डाया 12 mm तक है, तो माइल्ड एक्सपोजर वाले केस में जो नॉमिनल कवर है वो 5 mm रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 mm, यहाँ पे आपको 12 mm दे रखा है, तो इसका मतलब 20 ना होके आपका आंसर यहाँ पे 15 सही होगा, ठीक है। और अगर 12 mm से ज़्यादा होता कोई डाया तो आपका सही आंसर 20 mm हो जाता, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, वैसे ये आपकी क्वेश्चन का नहीं है पार्ट, तो जैसे इसमें आपको दे रखा है कि आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो इनमें क्या होगा, 5 mm कम कर लेंगे अगर कंक्रीट का ग्रेड M35 हो या उससे ज़्यादा हो। तो इस तरह से आपको कंडीशन भी ध्यान रखनी है।
द विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ एल बीम इज टेकन एज, तो 1/6 ऑफ द इफेक्टिव स्पैन ऑफ एल बीम, बिल्कुल ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ रिब एंड हाफ ऑफ द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रिब, ब्रेड्थ ऑफ रिब प्लस 4 times द थिकनेस ऑफ द स्लैब, तीनों सही है। तीनों में जो कम होती है वो हम लेते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट, ठीक है। लेसर डेप्थ कंपेयर टू डिज़ाइन बाय WSM, नहीं ये गलत होगा। हायर वैल्यू ऑफ स्टील कंपेयर टू डिज़ाइन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये आपका सही है। और लोअर कॉस्ट कंपेयर टू डिज़ाइन बाय WSM, ये भी सही है। तो बोथ बी एंड सी यहाँ पे सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज, तो अगर आप देखेंगे तो पैराबोलिक भी होता है और रेक्टेंगुलर भी होता है, ठीक है। और पैराबोलिक होता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और रेक्टेंगुलर होता है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। तो चलिए जी, ये थे आपके 50 क्वेश्चन। और अब आपको वीडियो कैसी लगी आप भी बाकी दोस्तों की तरह कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।